हेलो प्यारे बच्चों। आ गए अपनी अगली क्लास में और हम शुरू कर रहे हैं विविध उदाहरण। तो एक उदाहरण नंबर 18 ले लेते हैं पहले। बिल्कुल आसान सा सवाल है। उदाहरण नंबर 18। क्या करना है आपको इसमें? इसमें ग्राफ बनाना है बेटा। क्या फलन है वास्तविक संख्याओं में? एफ एक्स हो जाएगा बेटा एक्स प्लस 10। बस इसका ग्राफ बना दो, हो जाएगा सवाल। इसको मान लें वाई, इसको मान लें एक्स, और वाई क्या लेते हैं? एफ एक्स के बराबर लेते हैं, ऐसा लेते हैं। तो यहाँ कोई संख्या काट लें 10, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, इस तरह का सरल रेखा। मतलब मान रख लें, आ जाएगी सरल रेखा। चलिए, कुछ खास नहीं करना था। इसका डोमेन क्या है, इसका प्रांत क्या है? प्रांत है x बिलोंग टू रियल नंबर, और परिसर क्या है बच्चों? y बिलोंग टू ऑल्सो रियल नंबर। मतलब वास्तविक संख्याओं में फलन है कुल मिला के। चलिए, अब लेते हैं उदाहरण नंबर 19। उदाहरण नंबर 19। ये भी कुछ नहीं करना बेटा। इसमें भी आपको बताना है। दो संख्याएं हैं, ए बी परिमेय संख्या है, ए माइनस बी पूर्णांक है। तो पहले में देख रहे हैं ए जो है आर है सभी ए क्यू के लिए। तो वास्तविक संख्या है सभी क्यू के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए वास्तविक संख्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक। दूसरे में ए बी आर का तात्पर्य है बी ए बिलोंग टू आर, वास्तविक संख्या है। अब यहाँ ये कहना है बेटा ए है, मान लीजिए। देखिए पहले वाले में कह रहा है ए है, तो ए माइनस ए जीरो होगा ना बेटा, तो क्या होगा? बिलोंग टू जेड। ये पहला हो गया देख, क्योंकि जो संबंध दिया है वो क्या दिया है, ठीक से पढ़ें। वो रिलेशन में लिख दूं एक बार है जल्दी से। ए कोमा बी डबल डॉट ए बी बिलोंग टू क्यू, और ए माइनस बी बराबर जेड। इस तरह का मामला है। तो अगर मैं दोनों को ए ले लूँगा तो जीरो बचेगा, वो पूर्णांक माना जाता है, जेड है, इंटीजर है। अच्छा, इसके बाद सेकंड में क्या कह रहे हैं? सेकंड में कह रहे हैं ए बी अगर वास्तविक है तो क्या करेंगे? ए माइनस बी क्या होगा बेटा? जेड ही होगा। ये आ गया, कुछ पूर्णांक ही जाएगा, वास्तविक संख्या ही जाएगी। ठीक। तो जेड क्या होती है? जेड वास्तविक संख्या ही होती है। ये लो। तीसरे में क्या लिख दिया? बी ए। तीसरे में लिखा ए बी बिलोंग टू आर, और बी सी बिलोंग टू आर। तो ए सी भी वास्तविक संख्या ही होगी, ये कह रहा है। देखो ऐसी कहानी बता रहा है। ठीक। तो क्या करना है? डिफरेंस करना है। तो ए माइनस बी अगर बेटा वास्तविक संख्या है, और बी माइनस सी भी वास्तविक संख्या है, तो जरा ध्यान से देख, ए माइनस सी भी वास्तविक संख्या ही होगी। वास्तविक संख्याएं, इनका अंतर वास्तविक है, इनका अंतर वास्तविक है, तो ए माइनस सी का अंतर भी वास्तविक ही होगा, वो काल्पनिक नहीं होगा। शाबाश। तो लिखने भर की बात है और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। शाबाश। उदाहरण नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। ये तो सारे सवाल आप खुद कर सकते हैं बेटा। ये होता है कि सर आपके साथ ही करेंगे हम, तो पूरी रिकॉर्डिंग में पूरा कोर्स देख रहे हैं तो आपके साथ ही कर लेंगे। मेरे साथ साथ कर लो, ये भी बहुत बढ़िया है ना। चलिए, अब आ गया उदाहरण 20। उदाहरण नंबर 20 रैखिक फलन है, जिसमें हमें दिया गया है f कुछ इस तरीके से 1 1 2 3 0 -1 -1 -3। ये फलन दिया गया है ऐसे। कैसा फलन है? रैखिक फलन है एफ एक्स। रैखिक फलन। तो रैखिक फलन क्या होता है बेटा? अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर फंक्शन, यानी सरल रेखा के रूप में। सरल रेखा के रूप में। तो सरल रेखा का समीकरण क्या है? ये कह रहा जी फलन बताइए, एफ एक्स बताइए क्या होगा। एफ एक्स क्या होगा? बस सिंपल होगी बात। तो हम कहते हैं माना
क्या मान लें, माना फलन एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, बस काफ़ी है, क्योंकि सरल रेखा में बेटा यही होता है फलन, ए एक्स प्लस बी मान लेते हैं, झंझट नहीं करना कुछ, क्योंकि ये वाई हो जाता है, इसे कह देते हैं वाई, वाई बराबर ए एक्स प्लस बी, ये मान लिया बस। चलिए, तो कुछ चीज़ें कुछ मान रख के देख लेते हैं। तो एफ एक्स का मान यहाँ 1 है, या 1 है x1 पे, तो 1 कर लेते हैं। a प्लस बी हो गया, ये पहला समीकरण हो गया बेटा। दूसरे का रख लेते हैं, ये 3 हो गया, x का मान 2 रखना है, 2a प्लस बी हो गया, बस 2 समीकरण आ गए बेटा। आगे वाले की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों से ही मिल जाता है, ये 2 मानों से मिल जाएगा। इनमें से कोई भी 2 मान लेंगे तो सरल रेखा आ जाती है। सरल रेखा के लिए 2 बिंदुओं का होना ज़रूरी होता है। ये मान y का है दूसरे नंबर पे, और पहले नंबर पे मान किसका होता है बेटा, x का। डन, हल कर लो, घटा लो दोनों को, घटाओगे तो ये b कट जाएगा, तो ये हो गया -2 और ये हो गया -a, तो a का मान तो 2 आ गया बेटा, शाबाश। अब a का मान तो आ गया, ऊपर वाले में रख लो, a प्लस बी बराबर 1, 2 प्लस बी बराबर 1, तो b आ गया -1, इसी में रख दो बेटा यहाँ पे, तो y हो गया, b का मान आएगा -1, है ना, ऐसे, तो ये आ गया 2x -1, बस उत्तर। ग्राफ बनाना चाहो इसका ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाना चाहो ग्राफ लगा लो, x की वैल्यू रख लो कुछ 1 2 3 इसमें से, या इसमें से कोई रख लो, सिंपली ग्राफ बन जाएगा, 2 मान रखने से ग्राफ बन जाएगा। ओके, चलिए, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते हैं 21 की तरफ। ओके, अब चल रहे हैं उदाहरण नंबर 21 की तरफ। 21, उदाहरण नंबर 21, शाबाश। क्या कह रहे हैं, फलन दिया इन्होंने एक एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का प्रांत ज्ञात कीजिए। क्या बताना है बेटा, इसका डोमेन, इसका बताना है डोमेन यानी प्रांत, बस शाबाश। चलिए शुरू करिए, क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए जरा, प्रांत बताना है, शाबाश। चलिए, तो सबसे पहली बात ये होती है कि नीचे का नंबर 0 नहीं होना चाहिए, सबसे पहले डिसाइड करें, अगर बटे में कुछ है तो वो 0 ना हो। तो इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 नहीं होना चाहिए 0। तो बेटा इसका गुणनखंड कर लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू नॉट 0, एक्स माइनस 4 माइनस 1 एक्स माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू 4, यानी x 1 और 4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे का नंबर 0 हो जाएगा, फलन परिभाषित नहीं होगा। ये हो गई पहली बात, मतलब x क्या नहीं होना चाहिए ये पता कर दिया, बाकी सब कुछ ठीक है। अगर नीचे दिखें x कुछ भी हो सकता है, बस 1 और 4 नहीं होना चाहिए। ओके, शाबाश, बाकी कोई टेंशन नहीं है। ऊपर x कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, दैट विल बी अ रियल नंबर, x का मान कुछ भी रख लो। तो x कितना, माइनस इन्फिनिटी, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है बेटा, 1 तक ले आओ, ऐसे यूनियन। उसके बाद 1 से 4 तक ले जाओ बेटा, ऐसे 1 से 4 तक ले जाओ, 1 से 4 तक ले जाओ, 1 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद यूनियन 4 से अनंत तक ले जाओ, ऐसे, मतलब माइनस अनंत से, माइनस अनंत नहीं लेना, 1 नहीं लेना, बीच में कुछ भी रखो। फिर 1 से 4 तक बेटा कुछ भी रखो, 1 मत रखो, 4 मत रखो। फिर 4 से अनंत तक कुछ भी रखो। एक तरीका ये हो गया। दूसरा
एक्स माइनस अनंत से प्लस अनंत तक रखो और इसमें से छोड़ दो 1,4 ऐसे, मतलब एक और 4 को छोड़ दो, दो वैल्यू छोड़ दो, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे चाहे आप इस डोमेन को लिख सकते हैं, ठीक। या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू रियल नंबर किंतु x 1 ना हो, x 4 ना हो, बस। तो x का प्रांत क्या लिखा हुआ है, f का प्रांत हो गया रियल नंबर माइनस 1 और 4। ये 2 पॉइंट नहीं लेने बेटा, समुच्चय के रूप में लिखना है, समुच्चय के रूप में ऐसे, है ना। x क्या है, वास्तविक संख्या है, 1 4 इसमें नहीं होना चाहिए, बस। ये भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे चाहे लिख लो, ठीक है। अब आ गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 22, उदाहरण नंबर 22। उदाहरण 22, शाबाश। 22 में क्या कह रहे हैं, फलन है हमारे पास एफ एक्स वन माइनस एक्स हमें तब लेना बेटा जब x 0 से छोटा हो, 1 हमें तब लेना बेटा जब x 0 हो, x प्लस 1 हमें तब लेना बेटा जब x बड़ा हो 0 से। ये फलन है, शाबाश। दोहरा परिभाषित है, एफ एक्स का आलेख खींचिए। क्या मांग रहे हैं, इसका ग्राफ मांग रहे हैं इसका। तो बिल्कुल सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, बस। ओके, तो ग्राफ पे वो जो चीज़ें दी हुई हैं, जो इंटरवल दिए हुए हैं, जो अंतराल दिए हुए हैं, उनको ध्यान से देखना है। अगर 0 से कम करेंगे तो इसके अनुसार चलना है, 0 करेंगे तो 1 पे रखना है, 0 से ज़्यादा करेंगे तो इसके अनुसार चलना है, बस। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो कौन से पॉइंट लेने हैं, 0 से इधर या 0 से इधर, ठीक। तो 0 से इधर रखेंगे नेगेटिव, 0 से इधर रखेंगे पॉजिटिव, एक्स, और ये वाई, ये वाई कर लेते हैं, वाई को अपन एफ एक्स कहते हैं, ये लो। ओके, चलिए पहले 0 पे देख लेते हैं, 0 पे मान कितना है, 1। ये पॉइंट आ गया बेटा, 1 है 0 पे, ठीक। 0 से कम पे रखते हैं, 1 माइनस एक्स चलेगा, यानी अगर 1 रख दूं तो, अगर इसमें -1 रख दूं तो 2 हो जाएगा, यानी -1 पे कितना हो गया, वैल्यू हो जाएगी 2, 1 2। यहाँ चला गया बेटा ऐसे, ये आ गया, पीछे की तरफ जाएगा, -1 -2 -3 रखते जाऊंगा तो पीछे चलेगा, ऐसे चलेगा, यानी और पीछे हटा सकते हैं, ऐसा हो गया, क्या बात। इसके बाद 0 पे 1 हो गया, यहाँ 1 लिख दें, ये रहा 1, x प्लस 1, एक्स प्लस 1 0 से इधर। अब इसमें मान लीजिए मैं 0 रख दूं तो 1 ही आ गया, देखो 1 रख दूं तो 2 हो जाएगा। अब मान लो मैंने यहाँ 1 रख दिया, तो कहाँ पहुँच गया, 2 पे पहुँच गया, यानी ये हो गया, बस। ओके, ठीक, ऐसा ग्राफ होगा। यानी इस ग्राफ में 1 से नीचे आया ही नहीं, 1 से नीचे आया ही नहीं, ठीक है, शाबाश। चलिए आगे देखते हैं। अब आया विविध प्रश्नावली, अब चलते हैं विविध प्रश्नावली की तरफ। अब सवाल कर लेते हैं फटाफट अपने। विविध प्रश्नावली, शाबाश। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है।
देखिए यहाँ पे एक संबंध दिखा इन्होंने, पहले नाम लिख दूं, विविध पर्सनावली, है ना। चलो हो गया, शाबाश। तो पहले सवाल में कुछ कह रहा है कि साहब एक फलन है एक फलन नहीं है। तो पहले लिख देते हैं एफ एक्स। बात को समझना बेटा, विविध पर्सनावली बहुत बढ़िया चीज़ होती है, कम लोग करते हैं इसको, इसको छोड़ना नहीं है, पूरा करेंगे अपने कोर्स में। ये देखो मैं एफ एक्स लिख रहा हूँ, ऐसा है। एक जी एक्स दिया इन्होंने, एक और संबंध दिया, और समझना है ये कहानी क्यों है, ये कहानी क्यों है। दर्शाइए क्यों एफ एक फलन है और जी फलन नहीं है। इन्होंने कहा एफ एक्स फलन है किंतु जी एक्स फलन नहीं है। बेटा ये इनका सवाल है, क्यों, इन्होंने सवाल लिख दिया क्यों है ऐसा। शाबाश। तो फलन होने के लिए, फलन होने के लिए फलन की सततता होनी चाहिए सबसे पहले। मतलब फलन में कोई ऐसा मान ना हो, मतलब एक्स का कोई मान रख दें और वो जुड़े ना, मतलब लगातार उसे चलना चाहिए, है ना, एक फंक्शन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इसको देखते हैं बेटा, इसको तो क्या कहते हैं, x बराबर 3 लेने पर, क्योंकि 3 पर फलन जुड़ना चाहिए सबसे पहले। तो x बराबर 3 अगर ऊपर ले लेते हैं आप तो कितनी वैल्यू आएगी, f3 बराबर 9, ऊपर से x का मान 3 रख दिया तो 9 आ जाएगी। नीचे रखने पे कितनी आएगी, f3, अगर 3 यहाँ रख दिया बेटा, 3 ले सकते हैं ना, देखो बराबर है, यहाँ पे 3 ले सकते हैं, यहाँ पे 3 ले सकते हैं, तो 9 आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, मतलब फलन 3 पर चल रहा है, फलन 3 पर है। अच्छा, इसके बाद यहाँ देखें ज़रा एक बार, यहाँ f2 रख दूँ बेटा तो वैल्यू कितनी आएगी, 4, और यहाँ f2 रख दूँ नीचे तो वैल्यू कितनी आएगी, 6। 6 है। तो f2 पर 2 मान आ गए हैं, f2 पर 2 मान आ गए हैं, मतलब एक फलन के 2 मान हो गए हैं, 2 पर, मतलब कुछ उल्टा हो गया। मतलब ऐसा हो गया बेटा, इसमें यहाँ मान लो x लिख दूँ, यहाँ मान लो y लिख दूँ, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 भी हो गया, यहाँ 6 भी हो गया। तो देखो ये कहानी हो गई, गलत हो गया ना। फलन की परिभाषा में ये आया था x के 2 मानों पे y का 1 मान तो हो सकता है, लेकिन y के 2 मानों पे x के 1 मान नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये फलन नहीं है, फलन नहीं है। तो ये लिख देंगे, हाँ? एक x के y में 2 प्रतिबिंब हैं, क्या लिख देंगे, x के जी एक्स में x के 1 मान के लिए y में 2 प्रतिबिंब हैं। तो अब तो बात समझ में आ गई होगी फलन क्यों नहीं है, हा? तो इसीलिए ये फलन नहीं है, ये बस एक संबंध हो सकता है, ये एक संबंध है, संबंध में तो कोई हर्ज नहीं है, संबंध में तो कोई बंधन नहीं है, संबंध तो हो सकता है मगर फलन नहीं है। और क्यों नहीं है देख लिया हमने, है ना, x के 1 मान पे y के 2 मान आ गए। चलिए आगे देखते हैं, शाबाश, अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, चलिए अब लेते हैं सवाल नंबर 2, शाबाश, प्रश्न नंबर 2। हाँ क्या कहा, एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ 1 1 1 1 1 1 ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, बाद में काम आता है, हालांकि यहाँ तो हमें ऐसा लगेगा कि कुछ खास नहीं है सवाल, लेकिन ज्ञात कीजिए, किसका मान चाहिए बेटा, एफ
1.1 माइनस F1 और 1.1 माइनस 1 का मान ज्ञात करना है। तो लिख देते हैं, सिंपल चीज़ है, सिंपल निकाल सकते हैं अपने तरीके से, सिंपली कर सकते हैं। ठीक, तो क्या करना है, F1.1 तो इसमें मान रख देते हैं 1.1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1.1 माइनस 1। सिंपली सॉल्व कर लो। ऊपर क्या कर सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी ये कर सकते हैं। तो 1.1 प्लस 1 1.1 माइनस 1 1.1 माइनस 1, इसको काट देंगे बेटा तो कितना आ गया 2.1 आंसर। बस ऐसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं। गुणनखंड लगा देंगे सॉल्व हो जाएगा। और गुणनखंड नहीं लगाना चाहते, ठीक, अगर गुणनखंड नहीं लगाना चाहते तो बिना गुणनखंड के भी कर सकते हैं। शाबाश। चलिए अब चलते हैं अगला सवाल, प्रश्न नंबर 3। क्या कहा, प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा, प्रांत ज्ञात कीजिए। fx में एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, क्या पता करना है, डोमेन, यानी इसका प्रांत हमें चाहिए। ओके शाबाश। तो कैसे करेंगे, क्या मान लें, माना, ऐसे लिख देते हैं बेटा, माना fx f1x क्या मान लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का प्रांत, का प्रांत क्या होगा बेटा, x बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि इसमें कुछ भी रख सकते हैं ऊपर। देखो ये मैंने अंश मान लिया, अंश को मान लिया, f1x मान लिया, इसमें कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब f2x को क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये नहीं होना चाहिए 0 के बराबर, समझ रहे हैं, हर में जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं x का मान कितना नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो 6 दूनी 12, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 0। तो बेटा x कॉमन ले लो, x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस 2 x माइनस 6 बराबर नहीं है 0, ये कर लो ऐसे। तो x बराबर नहीं है 2 के, x बराबर नहीं है 6 के। तो क्या कर दिया, यहाँ x हो रहा है रियल नंबर, यहाँ x रियल नंबर तो है, कुछ भी हो वो 2 और 6 ना हो, तो कैसे लिखते हैं, x बिलोंग टू रियल नंबर, और यहाँ एक समुच्चय लगा देते हैं। इस समुच्चय में क्या डालने वाले हैं बेटा, 2,6, ये हो गया आंसर। यानी x रियल नंबर हो, उसमें 2 और 6 ना हो, बस सिंपल हो गया बेटा प्रांत। प्रांत आसानी से निकल जाते हैं, हम समझ रहे हैं चीज़ों को कि भाई नीचे का नंबर 0 ना हो, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक ना आए। दो बातें हम समझ रहे हैं, एक होता है लोग का फंक्शन, 12वीं में पढ़ेंगे, लोग के अंदर भी माइनस ना हो, उसका आधार माइनस में ना हो, ऐसी चीज़ होती है। त्रिकोणमितीय फलनों में भी मान 1 माइनस 1 के बीच हो, साइन और कोस के, तो वो फलन अलग अलग तरीक़ों से थोड़ा आगे बढ़ जाता है, बट बेसिक यही है। अभी इतना ही समझ लें कि वर्गमूल में माइनस ना हो और नीचे जो हर है उसमें 0 ना हो, बस हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। चलिए चलिए, विविध प्रश्नावली, प्रश्न नंबर 4, प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। fx रूट x माइनस 1, fx रूट x माइनस 1 है बेटा, fx है, पूरे पे रूट है x माइनस 1, बहुत बढ़िया सवाल है। तो यहाँ पे क्या करना है, वर्गमूल के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, तो यानी ये जो नंबर है
x माइनस वन, बेटा ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा। 1 से बड़ा कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ना है। तो प्रांत क्या हो गया, प्रांत क्या हो गया, x बिलोंग टू 1 से अनंत। तो 1 हो सकता है बेटा, ऐसा लगाएंगे, अंतराल लगाना सिखाया था, 1 हो सकता है ना, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अनंत तक जाएगा तो अनंत नहीं करना, तो छोटा ब्रैकेट लगा देंगे, यानी 1 से अनंत के बीच में हो। ओके, शाबाश। अब आया परिसर, परिसर यानी रेंज। तो रेंज क्या है बेटा, 0 से शुरू कर सकते हैं, 0 से कुछ भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ रहा है। तो रेंज हो गई, यानी y बिलोंग टू 0, 0 तो आ ही जाएगा, अनंत, ये लो कुछ भी आए, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, बढ़ाते जाओ x को, वर्गमूल होता जाएगा। तो ये आ गया। ओके, शाबाश। 0 से कम क्यों नहीं लिखा, प्लस माइनस होता है ना, तो फलन में प्लस वाला ही लेते हैं, यानी एक तरफ चलते हैं। मान लीजिए हम किसी संख्या का, वह बात मैंने पहले ही बताई बेटा, मान लीजिए किसी संख्या का हम वर्गमूल करते हैं, 2 मान आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फलन को एक तरफ ले जाया जाता है, 2 मान नहीं बनाया करते, फलन एक दिशा में, प्लस पे या माइनस पे। तो प्लस पे हम लिख लेते हैं, पॉजिटिव पे हम लिख लेते हैं। तो ये लेते हैं, यानी माइनस अनंत से अनंत तक कर देंगे, नहीं 2 बार नहीं चलेंगे, एक तरफ चलते हैं बस, ठीक है। तो पॉजिटिव में कुछ भी जाएगा, नेगेटिव वाले को छोड़ देंगे फलन में, एक दिशा पे चलते हैं फलन में। अब आया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स मोड एक्स माइनस वन, एफ एक्स मोड एक्स माइनस वन, प्रांत एवं परिसर। 5, एफ एक्स मोड एक्स माइनस वन, इसका भी बेटा आपको यही बताना है, प्रांत एवं परिसर। तो क्या करना है, तो प्रांत में तो कुछ नहीं करना, कुछ भी रखो, प्रांत में तो कोई इशू नहीं है। तो प्रांत जब लिखते हैं एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, तो परिसर क्या होगा, क्योंकि इसमें वर्गमूल का झंझट तो है नहीं, परिसर में क्या करते हैं, वाई बिलोंग टू, बस ये देखना है आपको कहाँ से कहाँ तक होगा, वाई बिलोंग टू। तो कम से कम मान क्या हो रहा है भाई, एक्स को कुछ भी रखें हम, 0 यहाँ पे कोई भी नंबर रख दें, मान लो 1 रख दें, तो वाई 0 होगा बेटा, 0 से ऊपर ही ऊपर रहेगा, 0 से कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाई में नीचे तो जा ही नहीं सकते। हम कुछ भी रख दें, देखो एक्स को हम 1 रख लें तो वाई 0 हो जाएगा, 0 से नीचे हम जा नहीं सकते, इसी ऋणात्मक तो ले जा ही नहीं सकते। तो मापांक फलन का ज़्यादातर मामलों में क्या होता है, परिसर 0 से ऊपर ऊपर होता है, तो 0 0 होता ही है, और अनंत, बस कुछ भी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से ऊपर होता है बस। ये भी हो गया, चलिए आगे देख लेते हैं। अब लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या कह रहा है, देखो 6 नंबर को उठा के देखो एक बार। हाँ, थोड़ा बड़ा सा सवाल लग रहा है मुझे ये। 6 नंबर में क्या है, देखें एक बार। मान लीजिए एफ एक फलन है हमारे पास, एफ एक्स, क्या फलन है ये, एफ लिख रहा है ये, इसे फलन को इस तरीके से बनाया हुआ है, एफ एक्स कोमा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डबल डॉट एक्स बिलोंग टू आर, इस तरीके से। यानी सीधे सीधे हम कहते हैं कि एफ एक्स जो है वो ये है बेटा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स बिलोंग टू आर, ये फलन है बेटा। ऐसे तो ये एक्स है, ये वाई है, और क्या है। ऐसे लिखा होता है ना, देखो यहाँ एक्स होता है यहाँ वाई होता है, तो वाई की जगह पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा। तो ऐसा फलन हो गया, लिखने का तरीका है। एफ का परिसर निर्धारित कीजिए, एफ का परिसर निर्धारित कीजिए, यानी एफ का रेंज मांग रहे हैं बेटा। तो डायरेक्ट रेंज निकालने का तरीका क्या है भाई, प्रांत आए पहले, फिर हम देख लें वो फलन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो क्या पूछ रहे हैं, इस फलन का क्या पूछ रहे हैं, डायरेक्ट परिसर, इस फलन का पूछ रहे हैं परिसर, सीधा रेंज पूछ रहे हैं। तो प्रांत निकालें पहले, फिर रेंज निकालें, या डायरेक्ट रेंज निकालें। तो दोनों बातें मैं फाइनल करूँगा बेटा, दोनों बातें मैं फाइनल करके दूंगा। डायरेक्ट भी रेंज निकाल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। वाई का मान डायरेक्ट भी निकल सकता है, अब देख क्या जुगाड़बाजी लगाएंगे उसमें हम। देखो
हम क्या कर रहे हैं, इसको y लिख ले रहे हैं, y एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम x का कोई मान लीजिए रखना चाहते हैं इसमें, मान लीजिए हम इसमें x का कोई मान रखना चाहते हैं, एक खास स्पेशल टेक्निक मैं बता रहा हूँ, कहीं कहीं पे इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। वैसे तो हम x परिभाषित कर लें, x क्या है इसमें, कोई भी x रख लें, x इधर रियल नंबर तो y आ जाएगा। लेकिन क्या हम वास्तव में परिसर तक पहुँच पाएंगे, शायद गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे सवालों में दोनों तरीक़ों से चलना पड़ता है। नॉर्मली निकल रहा है परिसर, ठीक है भाई, नहीं निकल रहा है तो आ जाओ भाई, दूसरा तरीका लगा देते हैं तुम पे है। तो क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के पदों को एक तरफ कर लेते हैं, वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर हो गया बेटा y अपॉन वाई प्लस 1, ऐसा। चलिए ऐसे हो गया। देखो अब जब x निकालेंगे तो ये हो गया वर्गमूल y प्लस 1। यानी x को अगर मुझे परिभाषित करना है, अगर मुझे x को परिभाषित करना है तो दो बातें हो जाएंगी मेरे पास। एक तो y प्लस 1 जीरो नहीं होना चाहिए, पहली बात, क्योंकि देखो बटे में आ गया, इसका मतलब y नहीं होना चाहिए -1 के बराबर, यानी परिसर में -1 होना ही नहीं चाहिए, सीधी सी बात। दूसरी बात, ये पूरा वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी ये कहानी है कि y प्लस 1 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कहानी है। तो 0 से बड़ा होने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, वर्गमूल में है भाई, नीचे का नंबर तो 0 होना ही नहीं है, तो फाइनली कर लिया -1 है, तो ये पूरी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब इसमें क्या करते हैं, यानी अगर मैं y को 0 से बड़ा कर दूं तो ऊपर का नंबर पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे का नंबर भी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी y को अगर मैं 0 से बड़ा कर दूं तो नीचे का नंबर भी पॉजिटिव, ऊपर का नंबर भी पॉजिटिव। नीचे तो y में मैं 0 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर मैं 0 से बड़ा कर दूं, क्योंकि अगर मैं y में 0 डाल दूं तो देखो 0 प्लस 1 0 अपॉन 1 दैट विल बी 0 परिभाषित हो जाएगा, यानी 0 में कोई हर्ज नहीं है, y को चाहे तो मैं 0 भी लिख सकता हूँ। तो 0 इसमें आ गया और 0 से बड़ा कर दिया तो भी आ गया। माइनस में मैं क्या कर सकता हूँ, कहीं माइनस में तो कोई गड़बड़ नहीं है, तो y की वैल्यू -1 तो नहीं ले सकता मैं, -2 ले सकता हूँ, -2 ऊपर हो गया, -2 और ये 1 तो नीचे आ गया -1 प्लस हो जाएगा। यानी 0 से 1 के बीच में अगर मैं कुछ लिखूं तो गड़बड़ हो रहा है, देखो ध्यान रखना, 0 से -1 से 0 के बीच में, मान लीजिए मैं -1/2 लिख दूं, -1/2 प्लस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो कुल मिला के 0 से -1 के बीच में मैं वैल्यू नहीं ले सकता, और जिसमें मैं -1 भी नहीं ले सकता, ठीक। यानी y जो है नहीं होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, y बिलोंग ना करे, डज नॉट बिलोंग टू, बिलोंग में काट दिया मैंने, 0 से 0 तो हो सकता है बेटा, लेकिन -1 नहीं है, ये है 0 से -1 के बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और -1 पे जाऊंगा तो ये वैल्यू अनंत हो जाएगी, तो -1 लेना ही नहीं है, 0 ले सकता हूं मैं, 0 से आगे पॉजिटिव ले सकता हूं सारे, -1 से पीछे सारा माइनस ले सकता हूं, -1 नहीं ले सकता। तो इसको कैसे लिखूं, परिसर में ये पॉइंट नहीं है, इसका अंतराल ये बीच में कुछ भी नहीं है, -1 भी नहीं है। चलिए अब कैसे लिखूंगा इसको मैं, देखिए इसको लिखना है मुझे अनंत से 0 तक, सॉरी -1 तक मैं ले सकता हूँ, लेकिन -1 नहीं ले सकता मैं, यानी अनंत तो मैं ले ही नहीं सकता, -1 भी नहीं ले सकता, ये आ गया, बीच में कुछ भी रख सकता हूँ मैं। इसके बाद 0 से -1 में नहीं ले सकता, यानी यूनियन,
और 0 से अनंत में ले सकता हूँ और 0 भी मैं ले सकता हूँ, तो ये आ गया 0 ले सकता हूँ, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा उत्तर। शाबाश। अब कैसे लिखा है उत्तर, मिलाना चाहेंगे तो मिला सकते हैं। विविध प्रश्नावली का बस अब उत्तर मिला देंगे, 2 का विविध प्रश्नावली का। हाँ, कोई भी धन वास्तविक संख्या इस प्रकार 0 से बड़ा y और 1 से छोटा परिसर। ओके, शाबाश। ना हो, अब यहाँ पे 0 और 1 के बीच, 0 हो सकता है 1 के बीच ले लिया। अब 0 से 1 के बीच ले लिया मैंने 1/2, 0 से -1 कह रहे हैं, 0 और 1 के बीच आप कुछ भी लो तो वो फिर बाद की बात है। मेरा कंसर्न ये है कि -1 से 0 नहीं लेना है, बाकी कुछ भी लो। अब मान लीजिए मैंने इसमें 5 ले लिया तो 5/6 हो जाएगा, क्या दिक्कत है, आ जाएगा वर्गमूल। ओके, चलिए, तो ये कह रहे हैं कि y में 0 होगा और 1 होगा, ऐसा कह रहे हैं ये, ठीक, परिसर में। तो ये पॉइंट वहाँ है जहाँ हम ले रहे हैं, वहाँ पर है ये पॉइंट परिभाषित। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा तरीका ट्राई करते हैं, एक फंडा और आगे देखते हैं। मान लीजिए मैं इसमें 1 जोड़ दूँ, 1 घटा दूँ, तो हो गया 1 - 1/1 + x²। ये y आ गया बेटा, तो y 1 तो हमेशा ही हो गया, 1 तो चला ही गया। अच्छा, क्या ये नंबर कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है नंबर। इसमें मिनिमम जो वैल्यू है कम से कम वो x की 0 लगा सकते हैं आप। तो अगर मैं इसमें 0 लगा दूँ, यदि x बराबर 0, तो y हो गया बेटा 1 - 1, यानी y हो गया 0, तो ये आ गया। इसके बाद मैं इसमें x कुछ भी लगा लूँ, कुछ भी, कोई भी चीज़ लगा लूँ, बेटा ये नंबर जो है कभी भी नीचे 0 हो ही नहीं सकता। कोई भी नंबर लगा लूँ, बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटेगी, 1 में से कुछ ना कुछ घटेगा। अगर मैं x को अनंत लगा दूँ, सम 1 अनंत, तो 0 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ पे देखो मैंने इसे 0 लगा दिया, तो 1/1 हो गया, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y का मान 1 हो जाएगा। यानी x अगर अनंत है तो y का मान 1 है। यानी सीधा सीधा y का कम से कम मान क्या है, 0, और y का अधिक से अधिक मान क्या है, 1। तो यानी परिसर क्या हो गया बेटा, परिसर हो गया 0 से 1, ठीक। लेकिन 1 मिलेगा नहीं मुझे, क्योंकि x में अनंत पे मैं जा नहीं सकता, तो इसका मतलब ऐसा हो गया, ठीक। ये लिख दिया मैंने परिसर। और जो पहली टेक्निक थी वो बताइए आपको, वही बताइए आपको, y का मान क्या क्या आ सकता है। वर्गमूल है तो वर्गमूल के अंदर अपन क्या करते हैं, माइनस का नहीं लेते हैं, क्योंकि वर्गमूल में हमारे पास एक चीज़ आई थी, x परिभाषित करना है y + 1 पे, आएगा तो माइनस में, क्योंकि ये चीज़ बना ली थी मैंने, क्या होना है y का मान, तो ये चीज़ बना ली थी मैंने। इसमें माइनस नहीं लेंगे अपन, छोड़ दें, मतलब प्लस माइनस की 2 वैल्यू आती हैं, तो हम छोड़ दें। अगर एक को प्लस 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 पे देखते जाएं, तो इसमें क्या करेंगे, y का कम से कम मान क्या रख सकते हैं, 0, और y का अधिक से अधिक मान 1 लगा दो, 1/2, ठीक है, ये तो हो जाएगा परिभाषित, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसके हिसाब से जो अंतराल मैंने लिखा था वो बन जाएगा, प्लस माइनस आ जाएंगे उसमें। और इसके हिसाब से देखूँ, ऐसे करके देखूँ टेक्निक लगा के, तो कम से कम मान कितना है, 0, अधिक से अधिक मान 1 तक जा सकता है। दोनों तरीके हैं हमारे पास। तो ये लिखा है पीछे आंसर, इसके हिसाब से हमने आंसर निकाला, वो पीछे नहीं है, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा कि दोनों तरकीब लगाकर देखेंगे आप, दोनों तरीकों को अपना सॉल्व करेंगे आप, शाबाश। कहीं कहीं पर ये टेक्निक लगेगी जिससे हमने ये प्राप्त किया था, कहीं कहीं पर सीधे हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, शाबाश। इस एक्सरसाइज को बेटा, इस लेक्चर को आखिरी बनाते हुए ख़त्म करेंगे, शाबाश। हाँ, अब आ गया, एक बार रिकॉर्डिंग का टाइम देख लें।
39 चलेगा, हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 टाइम लिमिट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स इतना है, जी एक्स इतना है, एफ जी एफ माइनस जी बताइए। तो ये तो बेटा बहुत सरल सवाल है। एफ एक्स बता रहे हैं एक्स प्लस वन और जी एक्स बता रहे हैं 2x-3। एफ प्लस जी पूछ रहे हैं, तो बेटा जोड़ दो दोनों को। एफ प्लस जी क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, तो हो गया एक्स प्लस वन प्लस 2x-3, 3x-2 हो गया बेटा। ओके, पहला केस फाइनल हुआ। इसका प्रांत निकाल लेंगे आप, वास्तविक संख्या है। अब आया एफ माइनस जी, ये कितना होगा बेटा, तो एक्स प्लस वन माइनस लगाएंगे 2x-3 ऐसे सॉल्व कर लेंगे, एक्स प्लस वन माइनस 2x+3 ऐसे कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4, ये हो जाएगा बेटा। इसके बाद एफ बटा जी कर लेंगे, एफ है एक्स प्लस वन और ये है 2x-3, बस बेटा यही आंसर हो जाएंगे तुम्हारे, कुछ झंझट नहीं करना, इतना बहुत है। ये कहीं परिभाषित नहीं होगा ये वाला, इसमें लिख देंगे x नॉट बिलोंग टू 3/2 या x का मान 3/2 नहीं है, इसमें लिखना पड़ेगा ये। इसमें तो बटे में कुछ आया ही नहीं है, जहाँ बटे में कुछ आ जाता है तो वहाँ ये परिभाषित करना पड़ता है कि नीचे की चीज़ जीरो ना हो, तो बस ये लिख देंगे इसके आगे। हो गया। चलिए 8 नंबर देख लें एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 देख लें एक बार, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए एफ 111111 है, तो ए और बी कोई पूर्णांक हैं, ए और बी को बताइए। ये बहुत आसान सवाल है, ये हम कर चुके हैं, देखिए बार बार आया है ये। एफ 1123, कंपटीशन में ये लॉजिक बड़ी हेल्प करेगा बेटा। 0-1 इस सवाल को करेंगे ज़रूर, -1 -3 बस। ऐसा तो कह रहे हैं एफ एक्स जो है वो है ए एक्स प्लस बी, ए तथा बी ज्ञात कीजिए। हैं, देखो यही सवाल है ना, अब बताओ हो जाएगा ना, कर चुके हैं ना इसको पहले। 2 समीकरण बनाएंगे बस, कि 2 हमारे पास ऐसी वैल्यू है जो बदल सकती हैं, ए और बी, एक्स के मान रख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये जो मान होता है ये होता है एक्स का, और ये जो मान होता है ये होता है बेटा वाई का। तो यहाँ कर देते हैं वाई बराबर एफ एक्स समथिंग, समझ में आ रहा है मामला। एफ एक्स को वाई लिख लेते हैं, तो पहला वैल्यू लगा लेते हैं, वाई 1 है एक्स 1 पर, तो ये हो गया ए प्लस बी। दूसरे में वाई 3 है, ये हो गया बेटा 2a प्लस बी, लो हो गया वैल्यू। एक समीकरण ये बन गई, एक समीकरण ये बन गई, तो क्या आ जाएगा, इससे ए और बी के मान आ जाएंगे, हल कर लो, सिंपल। चलिए अगला सवाल करते हैं, इसमें कुछ करना नहीं था, ये हम पहले कर चुके हैं, एक सरल रेखीय फलन का उदाहरण आया था, है ना, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9, शाबाश। ए बी एन ए बराबर बी स्क्वायर, एक संबंध लिखा है बेटा ऐसे, ए कोमा बी डबल डॉट, ए बी वास्तविक संख्या है और तथा ए बराबर बी स्क्वायर है, ये रहा, ऐसा एक संबंध है। क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं? अब कुछ कथन है बेटा, उनकी जांच करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और बस 3 कथन हैं। ए कोमा ए बिलोंग टू आर और ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर। दूसरे में लिखा है ए कोमा बी बिलोंग टू आर, यानी वास्तविक संख्या हो जाएंगी बेटा, और इसमें कह रहे हैं कि ए
बी कोमा ए बिलोंग टू आर, ऐसे लिख दिया। ए कोमा बी बिलोंग टू आर, बी कोमा सी बिलोंग टू आर, कोमे लगा दिए बीच में, का तात्पर्य है ए कोमा सी बिलोंग टू आर। ये कह रहे हैं ये सब सही है कि नहीं है, ठीक है। चलिए देख लीजिए एक बार, ए बी स्क्वायर, पहला नंबर ए है, दूसरा बी है। अब यहाँ पे कह रहे हैं ए के स्क्वायर के बराबर है। देखो ये संबंध है ए बी स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पे क्या करूँगा, क्या एक दूसरे का स्क्वायर हो सकता है? तो ए बराबर 1 के लिए सत्य है, बस लिए सत्य है। ऐसा कर लेंगे। या ए बराबर 0 के लिए सत्य है, लो प्राकृत संख्या है ना, तो प्राकृत संख्या में 0 होता ही नहीं है। ए बराबर 1 के लिए सत्य है बस, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है। इसके बाद यहाँ ए बी माइनस ए बिलोंग टू आर, तो यहाँ पे ए बी माइनस ए है, तो यानी ये कह रहे हैं कि बी यहाँ रख दूँ बराबर ए स्क्वायर, मतलब ये भी है, ए का वर्ग कर दूँ तो बी आएगा, ए का वर्ग कर दूँ, किसके लिए सत्य हो सकता है बेटा? क्योंकि ए बी में है, ये ए बी प्राकृत संख्या है। तो अगर किसी प्राकृत संख्या का स्क्वायर करूँगा तो प्राकृत संख्या आएगी, लेकिन जब उसका वर्गमूल करूँगा तो प्राकृत संख्या जनरली नहीं आती है। तो इसका मतलब हो गया, अगर उल्टा कर दूँ देखो, तो बी क्या है ए स्क्वायर, तो ए क्या हो गया, वर्गमूल भी नहीं हो जाएगा भाई, ए क्या हो गया, वर्गमूल भी नहीं हो जाएगा। देखो तो हमेशा सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है, हमेशा नहीं है, सबका नहीं होता। अब इसके बाद ए बी बिलोंग टू आर बी सी, अब ए बी वास्तविक संख्या है, बी सी वास्तविक संख्या है, तो ए सी भी वास्तविक संख्या होंगी, ठीक। अब यहाँ पे क्या करें, ए बी का वर्ग है और हाँ ए बी सी का वर्ग है, ये कह रहा है ए बी का वर्ग है, बी सी का वर्ग है, इसमें क्या कह रहा है ए सी का वर्ग है, हो जाएगा। देखो ए बी का वर्ग है, बी सी का वर्ग है, तो बेटा ए वर्ग हो जाएगा, हो सकता है, होगा, चेक कर लो, क्योंकि वर्ग बढ़ रहा है, ठीक। अब एक बार चेक कर दो इस क्वेश्चन को मैं, कहीं ऐसा ना हो किसी विकल्प में डाउट हो जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, नहीं नहीं, कोई भी सत्य नहीं है, ये केवल एक के लिए सत्य हमने कहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो जाएगा। अच्छा इसको मिलाना पड़ेगा, ए बी का वर्ग है, तो यानी मैं मान लूँ बी 2 है तो ए 4 हो गया, अब बी 4 है तो 2 का वर्ग हो गया, और ए 2 का, बेटा एक मिनट, मान लीजिए मैंने बी को मान लिया 3, यहाँ मिला के देखता हूँ, तो ए कितना हो गया 9 हो गया, तो 9 ए बराबर सी हो जाएगा बेटा, ए बराबर सी स्क्वायर है, सत्य नहीं हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ए बी का स्क्वायर है, बी सी का स्क्वायर है, तो साफ नहीं दिख रहा है कि बी ए सी का स्क्वायर है, तो बी गलत हो गया ना, देखो ए बी का स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर तो सी की पावर सी का स्क्वायर है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूँ तो सी की पावर 4 नहीं हो जाएगी, तो ए सी की पावर 4 नहीं हो जाएगा, तो सत्य नहीं है, क्योंकि ये चीज़ लागू नहीं होने की। देखो ठीक से देखो एक बार, शाबाश, तो सत्य कोई आया ही नहीं, मतलब शाबाश। अब आया क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शाबाश, ओके, मतलब नंबरों का खेल है, नंबरों का खेल है, संख्याओं का खेल था और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, मान लीजिए ए बी सी, ए बी हैं, एफ इतना इतना है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं? ये भी सत्य है, सत्य वाला मामला है, ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा इसको। ए में क्या रखा, ए में रखा 1 2 3 4, ऐसे रखा, और बी में क्या रखा, बी में रखा 1 5 9 11, 1 5 9 11, 15 16, 15 16,
ऐसा मान के चले, ये बना लिया, ठीक है। अब इन्होंने एक फलन बनाया एफ, और पूछेंगे ये फलन है भी कि नहीं है। 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। अब इसके बारे में पूछ रहे हैं। ए से बी में एक संबंध है और ए से बी में एक फलन है, ठीक। मतलब फलन है या संबंध है ये बताना है फलन है या संबंध है। तो फलन की जांच कर लेते हैं पहले फलन की जांच कर लेते हैं। फलन की जांच करने का अपने पास सीधा तरीका है, x को रख देंगे बेटा a में और इधर y को रख देंगे बेटा b में, बस। x के एलिमेंट क्या हैं, ये वाले 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये क्या है, 1 5 9 11 15 16, 1 5 9 11 15 16, ये आ गए। तो 11 को भी यहीं लिख देते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 5, तो 1 को 5 तक ले जाते हैं, चलो सही है, अब तक कोई दिक्कत नहीं। 2 को 9 तक ले जाते हैं, अभी तक भी सही है मामला, कोई दिक्कत नहीं। 3 को 1 तक ले जाते हैं, अभी तक भी मामला सही है, कोई दिक्कत नहीं। 4 को 5 तक ले जाते हैं, 4 को 5 तक अभी तक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 को 11 तक ले जाते हैं, गलत हो गया दो बेटा 2 जगह पहुंच गया, 2 9 पे भी पहुंच गया, 2 11 पे भी पहुंच गया। y में 2 के 2 प्रतिबिंब हो गए, ठीक। तो क्या लिखते हैं, b में x बराबर 2 के 2 प्रतिबिंब हैं। पक्का देख रहे हैं। अतः फलन नहीं है तो क्या है, संबंध है। क्या है, संबंध है। क्योंकि एक x पे 2 y नहीं होने चाहिए, 2 y पे एक x हो सकता है। मतलब y के x में एक से अधिक प्रतिबिंब हो सकते हैं, लेकिन एक x के लिए 2 y या 2 से अधिक y, मतलब एक से अधिक y नहीं हो सकते, ठीक। एक x के y में 2 प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, एक y के x में एक से अधिक प्रतिबिंब हो सकते हैं। मतलब x के एक से ज़्यादा मान हो सकते हैं, सीधा गणित है। किसी एक y के लिए y में एक मान हो, x में ज़्यादा हो, ये चीज़ आपने समझी हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, y के एक x के लिए 2 मान हो गए। किस पे हुए, 2 पे हुए। देखो 2 पे ये क्या बता रहा है, 9 भी बता रहा है, 11 बता रहा है। 2 पे 9 भी बता रहा है, 2 पे 11 भी बता रहा है। तो इसका मतलब ये फलन नहीं है, संबंध है। चलिए शाबाश, आगे बढ़ चले हैं। शाबाश। चौक बोर्ड पे थोड़ी सी धूल होती है अगर चौक को देखेंगे बेटा, लेकिन ये धूल आपकी आंखों में नहीं आती है। मतलब सर चौक बोर्ड पे तो धूल उड़ती है सर, बेटा आपकी आंखों में नहीं आती, हल्की फुल्की मुझे महसूस देती है। आपको मिल जाता है साफ सुथरा वीडियो ऑडियो। क्यों, क्योंकि रिकॉर्डिंग है, वीडियो में पढ़ रहे हो तुम, धूल तुम तक नहीं पहुंचती है। अगर तुम इस कमरे में बैठोगे, यहाँ बैठोगे मेरे पास, तो थोड़ी धूल तो आएगी, लेकिन रिकॉर्डिंग में धूल तुम तक नहीं पहुंचेगी। शाबाश। अब आया 11 नंबर। ओके, मान लीजिए एफ ए बी ए प्लस बी, ए बी कुछ ऐसा लिखा है बेटा। इसमें लिखा है ए बी और ए प्लस बी, और इसको इन्होंने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। नहीं ऐसे लिखा बेटा, ऐसे ये ब्रैकेट कर दिया, डबल डॉट, जैसे कि लिखा होता ए कोमा बी जेड हैं, पूर्णांक हैं, जेड मतलब पूर्ण अंक हैं, पूरे अंक हैं, द्वारा परिभाषित है
जेड जेड का एक उप समुच्चय है, वो तो होता ही है, गुणा करते हैं तो उसी का बनता है। जेड जेड में एक फलन है, अपने उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए। क्या जेड से जेड एक फलन है? मतलब यहाँ पे जो चीज़ है बेटा, कोई पूर्णांक है ए और बी, ए बी ए प्लस बी, दो अवयव हैं। मतलब ये जो अवयव लिखा हुआ बेटा, ये एक्स की जगह लिखा हुआ है और ये वाई की जगह लिखा हुआ है। तो मुझे करना है क्या फलन हो सकता है, जेड पूर्णांक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिख लेता हूँ ए बी और यहाँ लिख लेता हूँ ए प्लस बी, और ए में कोई पूर्णांक डाल के देखता हूँ। मान लीजिए मैंने ऐसा डाल दिया, ए बराबर 1 बी बराबर 2, ऐसा देखा मैंने, ठीक। तो यहाँ क्या डालूंगा बेटा, वैल्यू में दोनों की गुणा डाल दूंगा 2, यहाँ दोनों का टोटल डाल दूंगा 3, कोई और वैल्यू डाल लूँ, ए को 4 डाल लूँ, बी को 3 डाल लूँ। तो यहाँ पे क्या डालूंगा बेटा, ए बी में 12 और यहाँ पे डालूंगा दोनों का टोटल यानी 7, यानी कुछ ऐसी कहानी चल रही है। यानी यहाँ पे जो भी मान होगा पूर्णांकों में डालूं, यहाँ वो मान उसका कोई ना कोई मान जरूर होगा, ठीक। आप देख रहे हैं ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक। तो z से z में, और ये जो मान होगा बेटा, ये जो गुणा करके निकालोगे ये पूर्णांक होगा, ये गुणा करके निकालोगे भाई, दो पूर्णांकों का गुणन क्या होगा, वो पूर्णांक ही होगा, उनका योग भी पूर्णांक ही होगा। तो इसका मतलब होगा कि x में जो भी मान बनेगा, ए बी से जो भी बनेगा उसका ये मान ज़रूर होगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये एक फलन हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। लेकिन इसमें एक बात आती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इधर कोई ऐसा मान बन जाए, ठीक, जिसमें यहाँ इसके एक मान पे इसके दो मान बन जाएं। बेटा ऐसा नहीं होगा, ठीक। एक कहानी हो सकती है, यदि a बराबर b हो तो मान लीजिए मैं a बराबर 3 रख दूं तो b बराबर भी 3 रख दूं, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा 9, यहाँ बन जाएगा 6। तो ये भी देखो सही हो रहा है। 0 रख दूं तो 0 गुणा 0, 0 प्लस 0, 0, एक ही मान बन रहा है। यानी हर स्थिति में यहाँ y में एक प्रतिबिंब बन रहा है, y में दो मान पर एक मान x में नहीं बन रहा है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ फलन बन जानी चाहिए, ठीक। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। बेटा 11 को चेक करेंगे एक बार, क्योंकि हमारे हिसाब से ये फलन है, हमारे हिसाब से ये फलन है 11। अब ये कह रहा है फलन नहीं है, क्यों नहीं है, हमें ऐसा ढूंढना पड़ेगा। हमारे हिसाब से आ रहा है, अपने उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए। जेड जेड का एक समुच्चय है, हमें देखना है कि जेड जेड का एक समुच्चय है गुणा में। हाँ ये गड़बड़ हो जाएगा मामला, मतलब वो चीज़ समुच्चय में नहीं जाएगी, क्योंकि ए और बी जो है पूर्णांक हैं, और ए गुणा बी और ए प्लस बी तो पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन ए बी हर हाल में पूर्णांक होगा और वो जेड गुणा जेड में होगा, ये ज़रूरी नहीं है बेटा। मतलब जेड गुणा जेड में दोनों चीज़ें नहीं आएंगी। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, बस ये लिखना है। एक मिनट मुझे कपड़ा दें, मैं मिटा दूंगा। यह आवश्यक नहीं है, फलन तो है, फलन तो हो जाएगा, लेकिन फलन के लिए एक बात कही है, यह आवश्यक नहीं है, ये बात लिख देंगे बस, कि ए बी ए प्लस बी बिलोंग टू जेड गुणा जेड। जब गुणा करेंगे उसमें ये नंबर आए, ये ज़रूरी नहीं है। अगर मैंने जेड मान लिया 1 2 3 और 1 2 3 का आपस में गुणा करा तो ये नंबर आएगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है ये आ जाए, ये नहीं आएगा, तो ये जेड में नहीं है। तो सवाल में लिखा है कि ये जेड गुणा जेड में होना चाहिए, बस यहाँ गड़बड़ हो रही है, बाकी फलन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर सवाल में से ये चीज़ हटा दूँ तो फलन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल में ऐसी शर्त है कि जेड गुणा जेड में होना चाहिए इसको, यहाँ गलत हो गया बस।
और कुछ नहीं। बाकी हमने स्पष्ट देख लिया कि फलन हो जाएगा। तो सवाल के कथन में जेड गुना जेड का एक उपसमुच्चय है, ये गड़बड़ हो गया बस। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ओके, आज का आखिरी सवाल, आज की इस क्लास का आखिरी सवाल। मान लीजिए ए इतना है, एफ ए एन है, प्राकृत संख्याओं में है, फलन एफ एन बराबर एन है का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है। एफ का परिसर ज्ञात कीजिए, एफ का परिसर ज्ञात कीजिए। तो ए जो है ये बताया इन्होंने 9, 10, 11, 12, 13, और ये कह रहे हैं एफ ए एन है और एफ एन बराबर एन है। वो तो सीधी सी बात हो गई। अगर मैं यहाँ एफ एक्स लिख दूँ बेटा तो बराबर एक्स है, एफ एन बराबर एन है, प्राकृत संख्याओं में है, का महत्तम अभाज्य गुणांक द्वारा परिभाषित है। एफ का परिसर ज्ञात कीजिए, यानी इन पे जो बराबर के मान होंगे बेटा वही आएंगे 9, 11, 12, 13, क्योंकि बाकी सह प्रांत में तो बहुत कुछ आ जाएगा। सह प्रांत में बहुत कुछ आएगा। यानी ये सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्यों ले दिया है, क्योंकि प्रांत के साथ परिसर जोड़ेंगे, और अगर मैं यहाँ 9 रखूँगा तो 9 आ जाएगा, 3 रखूँगा 3 रखूँ तो प्रांत में तो यही रखूँगा, 9 रखूँगा तो 9 आ जाएगा, 10 रखूँगा 10 आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे। तो मुझे हैरानी हो रही है कि सवाल यहाँ क्यों दे दिया। ठीक, वही आ गया, लो 3, 5, 11, 13, 3, 5, 11, 13, और ये है क्या, महत्तम अभाज्य गुणांक गुणक द्वारा परिभाषित है। महत्तम अभाज्य, अभाज्य संख्या सेलेक्ट करनी है, अधिकतम अभाज्य। तो इसमें बेटा कौन सी है संख्या जो अभाज्य है? एक ये है, एक ये है, और यहाँ पे 9 लिया है इन्होंने, तो ये तो बेटा 11, ए से एन में एफ एन बराबर एन का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है। परिसर ज्ञात कीजिए। कुछ एफ एन में एन स्क्वायर होना चाहिए बेटा। 11 पे 11 चला गया, 3, 5, नहीं कुछ गड़बड़ आ रही है। परिसर को लिख रहे हैं, एक मिनट वापस जाएंगे। उत्तर की जांच करने पर उत्तर इसके साथ मिलता हुआ नहीं आ रहा है। ठीक ठीक देखेंगे एक बार क्या मामला है। परिसर है 3, 5, 11, 13, 3, 5, 11, 13, ये है, ये कह रहा है ये परिसर है। तो परिसर में महत्तम पूर्णांक लेना है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या ये देखो 1, 3, 5, 11, 13 हैं, यहाँ पर भी 11, 13 हैं। 3 के साथ किसको जोड़ें? 9 को जोड़ दें, 10 को जोड़ दें, 12 को कहाँ ले जाएं? एक x पे 2 जोड़ दें, का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है। महत्तम अभाज्य गुणक बेटा 9 का महत्तम अभाज्य गुणक क्या होगा? 11, 10 का भी 11, और 11 का तो 11 होगा ही, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद 12 का 13, 13 का 13 होगा ही, ये भी सही है, क्योंकि महत्तम अभाज्य गुणक लेना है। तो 12 का 13 हो जाएगा, 13 का 13 होगा ही। इसके बाद 3, अगर 3 का देखें तो बेटा 3 होगा, 4 का भी 5 होगा, और 5 का 5 होगा। तो 3, 5, 11, 13 ये हो सकता है महत्तम अगर ले तो। हाँ गड़बड़ हो रहा है बेटा, क्वेश्चन जो है थोड़ा डाउटफुल आ रहा है। महत्तम अभाज्य गुणांक है ठीक है, लेकिन वो वहाँ भी तो होना चाहिए।
इससे पहले के नंबर भी तो हों भाई, 2 है तो 2 का 3 ले लेंगे, महत्तम अभाज्य लेना तो 2 का क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 1 का 2 ले सकते हैं। तो ये नंबर यहाँ दे दिया, यहाँ इससे कम नंबर नहीं है, तो यहाँ क्या करें, 1 2 3 4 5 कुछ होने चाहिए। तो थोड़ा सा डाउटफुल सवाल है। शाबाश। हाँ चलिए, हो सकता है कोई सोल्यूशन आए, एक बार चेक करिएगा। ये नंबर 2 नहीं हो रहे हैं, ये 2 नंबर नहीं मिल रहे हैं मुझे पास, ये ठीक है। महत्तम अभाज्य गुणांक ये चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 हैं 11 13, तो ठीक है, सेटिस्फाइड हूँ मैं, महत्तम अभाज्य गुणांक मिल जाएगा। यानी इन सब का 9 11 12, देखो 9 का महत्तम अभाज्य क्या मिल जाएगा 11, 10 का भी 11 और 11 का 11, 12 का 13, 13 का 13 हो जाएगा फलन, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये नंबर आए हैं पहले ये गड़बड़ है। शाबाश। तो ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। इसका जो नोट्स है पीडीएफ में इजी लेवल वाला वो पढ़ें, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आगे कंपटीशन लेवल में है उसको देखेंगे, समय बचेगा तो बेटा उसको ज़रूर देखेंगे। एकेडमिक के सारे लेक्चर देखने हैं, नोट्स पढ़ना है, और जो एकेडमिक में एमसीक्यू लगाए जाते हैं वो देखने हैं। जो होमवर्क शीट होती है कोर्स के अंदर उसमें कुछ हल किए हुए सवाल होते हैं जो मैं नोट्स में आपको छांट के बना के देता हूँ, एक बहुत बढ़िया सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल देता हूँ, उसका लेवल थोड़ा हायर होता है। जो बेसिक नोट्स है वो बहुत ईजी वाला है, उसको पढ़ें, अगर समझ में आ रहा है तो ना भी पढ़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर उसको बहुत तेज़ी से पढ़ लें, सारे पॉइंट क्लियर कर लें, क्योंकि तेज़ी से पढ़ेंगे एक बार सिर्फ चेक ही करना है उसको तो फिर तो 1 घंटे में हो जाएगा। तो शुरुआत जो करें एकेडमिक वीडियो देखें, एकेडमिक में जो एक नोट्स दिया हुआ है पीडीएफ फॉर्म में इजी, एक गवर्नमेंट बुक है बेटा, वो नेशनल जो स्कूल होता है उसके हिसाब से एक बुक है वो कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है, पाठ्यक्रम के अनुसार है, उसमें से जितना हो जाए उतना कर लें, इजी लेवल पे उसे सॉल्व कर लें, पूरा करके रख लें, कोई पॉइंट छूट ना जाए इसलिए वो नोट लगा रखा है मैंने। हालांकि उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, मेरे को उसको पढ़ाने वाला कोई मैटर नहीं है, वो मैंने एक्स्ट्रा में ऐसे ही लगा दिया आपके लिए कि भाई नोट्स एक बार ऐसा पढ़ लो कि कोई पॉइंट ना छूट जाए आपका। उसके बाद मेरा जो है वो है होमवर्क शीट और MCQ। होमवर्क शीट पूरी सॉल्व करेंगे, उसका हल देखेंगे, और जो MCQ लगा के दिए हैं वो पूरे देखेंगे आप, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर कंपटीशन लेवल पे भी MCQ मिलेंगे आपको, 1 2 बेसिक लेक्चर मिलेंगे, और NCERT एग्जाम्पलर का वीडियो लेक्चर में आपको हल मिलेगा। ओके शाबाश, डन, मिलते हैं अगले चैप्टर में। ओके।